लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। जब कुएं बनाते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं, तो फिर इस प्रकार से जो चिजारो हैं, जो चेलवांजी हैं, जो कुएं बनाने का कार्य करते हैं, वो काम करते हैं। कल हमने बात की थी कि यदि उम्दा लकड़ी ना मिले, उत्तम दर्जे की लकड़ी ना मिले, तो आक तक से भी काम चला लिया जाता है। आक का मतलब जिसको देशी भाषा में आखटा कहते हैं, तो मजबूत वो मिल जाता है तो उससे भी काम चला लेते हैं इमरजेंसी में। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, सांपनी किसे कहते हैं? अब यहाँ आप देखिए, नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है या फिर कुछ और हो रहा है। ये देखिए वो कुएं का निर्माण, और उसके अंदर जो है किस प्रकार से रस्सी जो है वो चारों तरफ, जो गोलदार है उसके अंदर जो है वो बिठाई जाती है मिट्टी को रोकने के लिए। देखिए होता क्या है कि ये भी तरीका है। इसके साथ साथ चिनाई जब होती है, मैं भी कई बार सोचता था और आप भी शायद सोचते होंगे कि कुएं का निर्माण आखिर होता कैसे है, क्योंकि हमें तो कुएं जब बनी बनाई दिखती है तो उसमें पानी दिखता है, और पानी दिखता है तो फिर लगता है कि भाई ये लास्ट में कैसे खुदाई हुई कुएं की। तो सिस्टम क्या होता है कि शुरू में आपको पता है कि पानी नहीं होता है, तो खुदाई करते हैं, और जहाँ तक पानी की संभावना नहीं होती और मिट्टी ऊपर से गिरने की संभावना नहीं होती, वहाँ तक खुदाई करते चले जाते हैं। और जैसे ही मिट्टी गिरने की संभावना लगे या फिर नीचे नमी आने लगे, तो फिर चारों तरफ से उसकी चिनाई कर देते हैं सीमेंट में। ओके, तो जो एक ढांचा, जो एक स्ट्रक्चर, एक पाइप टाइप जो चिनाई हो गई, तो उस चिनाई को सूखने देते हैं और फिर उसके नीचे से मिट्टी निकालते हैं। जैसे ही नीचे से मिट्टी निकालते हैं तो फिर जो है उसके ऊपर से चिनाई कर देते हैं। वो जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो चिनाई है, वो नीचे चली जाती है, और ऊपर से फिर चिनाई करते हैं, नीचे से खुदाई करते हैं, ऊपर से चिनाई करते हैं। इस प्रकार से वो गहराई बढ़ती चली जाती है और कुएं की जो है खुदाई होती चली जाती है। फिर अचानक जो है वो पानी रिसने लगता है, पानी आने लगता है, और जैसे ही पानी आने लगता है तो एकदम पानी यूँ नहीं है कि एकदम जो है उसमें 10 फीट पानी खड़ा हो गया या एकदम 5 फीट पानी खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा पानी जो है वो रिस के साइड से रिस के आता है, कुछ नीचे से रिस के निकलता है, और वो पानी जो है फिर धीरे धीरे जो अच्छा सा जो लेवल है वो धारण कर लेता है, लेकिन टाइम लगता है उसमें। इस कारण से जो कुएं की खुदाई है वो होती चली जाती है। आगे चलते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रही चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारो ऊपर आ जाते हैं। वही बात जो मैं आपको कह रहा था, नीचे धार लग जाती है पानी की, और जो चिनाई करने वाले हैं, जो कुएं बनाने वाले लोग हैं, ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता यानी कि पानी उसके अंदर आ जाना उत्सव का अवसर बन जाती है। एक प्रकार का जो है खुशी का समय होता है। यूँ तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है, ट्रेडिशन है, रिवाज है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आच प्रथा, प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, आच प्रथा किसे कहते हैं? इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल यानी कि पवित्र कल्याणकारी अवसरों पर भेंट दी जाती, और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज भी आ गया है। प्रश्न यहाँ से आएगा, ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा कि जो कुएं बनाने वाले लोग हैं उनके मान सम्मान में अब और पहले में क्या परिवर्तन आया है? मान सम्मान बढ़ा है या घटा है? तो आप कहेंगे जी मान सम्मान तो घट गया, पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब मान सम्मान
कम होता है। अब केवल मजदूरी दी और अपना काम करवाया और चलते कर दिए। पहले साल भर जो है सम्मानित किया जाता था। विशेष मंगलजनक जो कार्य होते थे, विवाह शादी और कोई पार्टी कोई त्यौहार, तो उस पर उनको बुलाया जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था, उनको इनामात दिए जाते थे। आगे चलते हैं। कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बने जाते थे। जैसलमेर आपको पता है राजस्थान में है कि अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों में 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। प्रश्न आएगा बेटा यहाँ से, बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी है। देखिए, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आप भूल नहीं सकते पूरे उसमें। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। प्रश्न यही होगा कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सकें। ध्यान रखिए मात्रा का, केवल 2-3 घड़े भर सकें, इतना ही दिन भर में जुटाती हैं पानी। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। मान लिया आपका एक जो है जग पानी है, उस एक जग पानी को यदि आप बड़े टब में डाल देंगे तो उसका लेवल जो है वो घट जाएगा। जहाँ जग में वो पानी 10 इंच 8 इंच ऊंचा है, 8 इंच 10 इंच उसका लेवल है, वो टब में डालने के बाद हो सकता है कि वो 1 इंच रह जाए, तो उसमें से फिर भरेंगे कैसे, वो भरा नहीं जाएगा। तो यही है कि उसको मुंह जो उसका छोटा रखा जाता है। ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस जो है अपना पूरा आकार ले लेता है। अब चरस का प्रयोग भी जो है लगभग ख़त्म हो गया है। चरस देखिए एक प्रकार का जो है बहुत मोटे कपड़े का जो है एक ये मानिए कि बर्तन टाइप होता था। उसमें से पानी रिसता नहीं था, ठंडा रहता था। राजस्थानी लोग जो यहाँ आते हैं भेड़ चराने के लिए, गाय चराने के लिए, उनके पास इस प्रकार की चरसी जो है होती थी। अभी भी जो है कुछ लोग रखते हैं। बाकी आजकल ये प्लास्टिक की बोतल्स ऐसी आ गई हैं कि वो सब बोतल रखने लगे हैं, वो भर लेते हैं। ट्रक वाले भी रखते थे पहले इनको। और ये आपको पता है कि कोई से यदि हम बाल्टी भरते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। उस बाल्टी जो हमने पानी में छोड़ दी, कई बार ऐसा होता है कि वो डूबती नहीं है। इसलिए अक्सर देखा होगा आपने कि बाल्टी का कड़ा जो है वो कड़ा हमेशा हैवी होता है, ताकि वो कड़े की साइड से जब उसमें पानी में गिरे तो वो उसमें डूब जाए और जल्दी से जल्दी उसमें पानी भर जाए। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी हैं। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा, ये भी एक कारण है। तो धूप आएगी चौड़े में और धूप आएगी तो पानी को उड़ा देगी। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्के मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या टाटी देखी होंगे आपने, प्याज वगैरह की टाटी लगाई जाती हैं। उनको एक प्रकार से जो है वो फट्टियाँ तारों से जोड़ी जाती हैं और उस प्रकार से वो एक वो बना देते हैं। घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगाने पड़ते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी या चक्री पर भी लगाए जाते हैं। तो छोटा रखने का जो मुंह छोटा रखने का कारण जो था वो कारण आपके स्पष्ट हो गए। अब जो एक प्रश्न और बनेगा बेटा, वो प्रश्न बनेगा कि निजी होते हुए भी कुइयों पर जो है सार्वजनिक होते हुए कुइयों पर जो है ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो उसका आप ध्यान रखेंगे।
कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह ग्रेडी चरखी या फ्रेडी भी कहलाती है। फ्रेडी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम होता है। ओड़ाक और चरखी, आप इसको समझ लें कि जैसे कुएं होती है तो कुएं के ऊपर जो है दो जो है एंगल लगाते हैं, उसमें एक जो है बीच में सरिया लगाते हैं, उसके ऊपर एक पहिया सा होता है, उसके ऊपर से रस्सी डालते हैं, उसमें बेरिंग होता है, तो वो इजीली जो है पानी निकाला जा सकता है। वो चक्री होती है एक प्रकार से बेटा, वो है ये चरखी चरसी जो भी कुछ है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए इसे पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती चले जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुएं भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुएं भी मिल जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है और उसे बनाने, उससे पानी लेने का हक मात्र उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गाँव समाज की सार्वजनिक ज़मीन है, पंचायती ज़मीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, रोक लगी रहती है। यानी कि नई कुएं बनाना आसान कार्य नहीं है, उसके लिए बड़ी अनुमति लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि 30-40 कुइयाँ हैं, 30 हैं, मान लिया 30 हैं, 2 और बन गई तो 30 का जो पानी था वो 2 में और बट गया या वो 32 में बटेगा। समझ रहे हो बात? मान लिया किसी के पास 12 केले हैं और उन 12 केलों को 6 बंदों में बांटना है तो 2 आ जाएंगे ना बेटा। लेकिन यदि वो 9 में बांटने पड़े तो 1.5 आएंगे हिस्सा। तो यही सिस्टम यहाँ का है, तो पानी घट जाएगा, इसलिए जो है अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के चिर परिचित कहानी का ज़मीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी ही निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में शाम के समय कुएं पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रमाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर ज़िले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 गुणा 20 यानी 120 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरी आलो पार, सिरगु आलो पार आदि। नाम आपने सुने होंगे, जैसे वाजिदपुर, कबीरपुर और राजपुर, इस प्रकार से पुर जो लग जाते हैं जैसे पीछे। बहुत से गांव हैं ऐसे जिनके पीछे पुर आता है या खेड़ी आता है या फिर और जो है नाम आते हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी नाम अलग अलग हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो है, धड़धड़ो है, कहीं कहीं पर बिट्टोरे बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है और कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। आपने कुछ प्रश्न जो हैं किए होंगे। पहला प्रश्न है कुएं किसे कहते हैं? गहराई और व्यस्त सामान्य, ये मैंने शुरू में आपको समझाया था कि यहाँ से प्रश्न आएगा। तीनों दिन बढ़ती, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। ये यूँ मान के चलें कि इस पाठ का सार है इस दूसरे क्वेश्चन में। गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में क्या फ़र्क आया है? पाठ का दर बताइए। अभी मैंने बताया था आपको। निजी होते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश, ये भी अभी आपको समझाया था।
5वां क्वेश्चन तो बहुत ही आवश्यक है। कुएं निर्माण से संबंधित निम्नलिखित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पादल पानी और रिजाण पानी। ये मैंने आपको बताया था, पादल पानी वो है जो बारिश का पानी होता है, धरातल के ऊपर ज़मीन के ऊपर रहता है, और तालाबों में और छोटे मोटे गड्ढों में जो ये पानी दिखाई देता है उसको पादल पानी कहते हैं। पादल पानी वो होता है जो बारिश का पानी होता है, लेकिन जहाँ ज़मीन में खड़िया पट्टी नहीं होती, पानी को वो ज़मीन पी लेती है और वो नीचे जो बहुत गहराई में जो पानी होता है उसमें जा कर के मिल जाता है, वो प्रायः खारा होता है। तीसरा है रिजानी पानी। रिजानी पानी कौन सा होता है बेटा? रिजानी पानी वो पानी होता है जो होता बारिश का है, लेकिन बारिश के बाद ज़मीन ने पिया, परंतु 10, 20, 30 फीट के बाद जो है खड़िया पट्टी आई, खड़िया पट्टी ने उस पानी को रोक लिया और खड़िया पट्टी के ऊपर वो पानी रह गया। कुएं बनी या छोटे मोटे नलकूप लगे और उनके माध्यम से वो पानी निकला। यह पानी प्रायः मीठा होता है। ये शायद आपको पाठ समझ में आ गया है। इसके संबंध में कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास भेजूंगा, इन्हें आप कंप्लीट करें, साथ साथ याद करने का प्रयास करें।